तो यार एक बार तो रिजेक्ट हुआ, लेकिन दूसरी बार अप्रूव हो गया फाइनली। हमारे पास पासपोर्ट पे लग के आ चुका है कनाडा का विजिटर वीज़ा। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम कि 2024 में अगर आपको अप्लाई करना है कनाडा का वीज़ा रिजेक्शन के बाद, या फिर फ्रेश केस ही है, तो कैसे अप्लाई करना है बिना किसी एजेंट की हेल्प के। तो देखते रहिए इस वीडियो को। सत श्रीकाल जी, मेरा नाम है देवांग और आप देख रहे हैं द पंजाबी वॉन्डर्स यूट्यूब चैनल। तो मैंने एक्चुअली पहले अप्लाई किया था मार्च में। तो मार्च में जो प्रोसीजर बताऊंगा आपको मैं बाद में पूरा, कि कैसे कैसे क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कैसे क्या फॉर्म भरना है, कितनी फ़ी है। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था तब मेरी फ़ी थी 11,600 रुपये, कुछ कटे थे मेरे अकाउंट में से। तो उसमें आपके बायोमेट्रिक की फ़ी होती है और कनाडा का जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी होती है। जब जो आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं ना, वो आपके वैलिड रहते हैं 10 साल तक आगे। तो अगर आपको दोबारा अप्लाई करना है, तीसरी बार करना है, चौथी बार करना है, तो आपको वो जो अलग से जो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं वो देने नहीं पड़ते। जब आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करते हो रिजेक्शन के बाद, तो आपके 6,000 कुछ लगते हैं। तो 11,500 पहले लगे और 6,000 बाद में लगे, तो 17,500 में मेरा काम हो गया। तो जब पहली बार मैंने अप्लाई किया वीज़ा, तो उसमें मेरे को रिजेक्शन लग के आ गई विद इन 40 डेज़। मैंने मार्च में अप्लाई किया था और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक मेरे को आ गया था रिजेक्शन कि भाई आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। उसमें उसने 2 रीज़न लिखे गए थे। पहला रीज़न ये लिखा गया था कि भाई यू डोंट हैव सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज आउटसाइड ऑफ कनाडा। और सेकंड रीज़न था कि जो पर्पस ऑफ माई विजिट इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद द टेम्परेरी स्टे गिवन द डिटेल्स दैट आई हैव प्रोवाइडेड। मतलब कि आपका जो पर्पस है वो क्लियर नहीं हो पा रहा कि आप घूमने आ रहे हो या क्या करने आ रहे हो। तो ऑब्वियसली भाई जब रिजेक्शन लगी तो मुझे बड़ा धक्का लगा कि यार यार इतना ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद भी फिर से ये लग गया। तो फिर मैंने कुछ लोगों से बात करी तो उन्होंने बोला कि यार दिस इज़ वेरी जेनरिक सा, मतलब सबको लेटर ही दे देते हैं। तो पता नहीं अब क्या सीन है, बोलते तो हैं कि भाई इनका कोई ऑटोमेटेड सिस्टम्स आया है, सॉफ्टवेयर्स आया है, वो कर देता है ये सब। तो मुझे काफ़ी लोगों ने सलाह दी कि आप दोबारा अप्लाई करो, लेकिन उससे पहले एक GCMS करके होता है कि आप जैसे आपको तो लेटर मिली उसमें लिखा होता है शॉर्ट में, फिर एक GCMS होता है, उसको मतलब वीज़ा नोट्स होते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका कोई भी नोन है कनाडा में। तो एक्चुअली क्या सीन है कि ये जो GCMS की फ़ी बहुत कम है, $5 है, कनेडियन डॉलर, जो कि अपने बन जाते हैं 300 रुपये के आसपास। और ये कोई कनेडियन सिटीज़न ही अप्लाई कर सकता है आपके नाम पे, आपके बिहाफ पे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने करवा दिया अप्लाई। इसका रिज़ल्ट भी आ गया था विद इन 15-20 डेज़ तक। तो उस जो आपको रिप्लाई आएगा वो आपके जो कैनेडियन कॉन्टैक्ट होगा उनकी ईमेल एड्रेस पे ही आएगा, या आप अपनी ईमेल एड्रेस दे दो अपना। तो मैंने उनकी दे दी थी। तो मेरे को जब मेल फॉरवर्ड हुई तो उसमें फिर से वही यही रीज़न थे, थोड़ा सा डिटेल लिखी हुई थी। तो मैंने चेक कर लिया कि जो वीज़ा ऑफिसर का जो रीज़न है वो यही 2 रीज़न है। अब मैंने दूसरी बार जब अप्लाई किया तो मैंने कुछ रीज़न्स दिए अलग से, है ना। तो यार मैंने क्या मतलब काउंटर आर्ग्यूमेंट दिए वो बात करते हैं बाद में। पहले बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, ताकि क्लियर हो जाए आपको पूरी बात। सबसे पहले आपको भाई इनकी वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाने के बाद आप उसमें जाके अपनी डिटेल सब फिल करते हैं। ठीक है, मैं एक बार वो डॉक्यूमेंट खोल ही लेता हूँ कि जिसमें मैंने पूरी डिटेल्स फिल करी, ताकि मैं आपको पूरा बता पाऊँ कि क्या क्या होता है उसमें। हाँ, ये रहा। ठीक है, उसमें सबसे पहले पूछते हैं कि क्यों आना है आपको, ये वो है ना। थोड़ा सा ब्रीफली बता दो, अपनी आइटनरी बता दो, कौन कौन सी डेट्स को आपको आना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो डेट्स आपने भरी हैं आपको उसी डेट्स पे जाना है, ट्रैवल करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका वीज़ा कब आएगा यू डोंट नो। ठीक है, तो आप बाद में भी जा सकते हो। कनाडा का वीज़ा ये सीन है कि दे इशू यू अ वीज़ा जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है। जैसे मेरा पासपोर्ट 2028 में एक्सपायर हो रहा है, तो मुझे वीज़ा मिला 28 तक का ही। अगर मेरा पासपोर्ट होता 2032 तक का होता तो तब का मिलता। मैक्सिमम 10 साल का मिल जाता है। तो ऑब्वियसली पासपोर्ट की मैक्सिमम लाइफ 10 साल ही होती है इंडिया में। तो मेरा 18 से 28 तक का था, तो मुझे अभी 24 से 28 तक का वीज़ा मिला कनाडा का। तो स्टार्टिंग में भरते हो अपनी पासपोर्ट डिटेल्स भरते हो, सिंपल है वो सब। ठीक है, एड्रेस भरते हो, आपकी एजुकेशन भी पूछते हैं, आपकी कहाँ कहाँ पढ़ाई करी है। मतलब टूरिस्ट वीज़ा में आपकी एजुकेशन पूछ रहे हैं। फिर पूछते हैं आपने भाई पिछले 10 साल में कहाँ कहाँ काम किया है। तो वो सब मैंने भरा कि भाई ये पहले मेरा ये एम्प्लॉयर था, पहले जब मेरी IT जॉब थी, और अभी मैं ये करता हूँ यूट्यूब वगैरह। ठीक है, अब आती है इनकी ट्रैवल हिस्ट्री। उसमें भाई मेरे तो लंका लगी कि मेरे को तो कितने 5 पेज भर दिए मैंने, ज़्यादा ही भर दिए। और ये डेट्स मांगते हैं कि किस डेट को आप एंटर किए, किस डेट को आप एग्जिट किए। तो वो सब आपके पासपोर्ट में ना जो आपकी वीज़ा स्टैंप्स लगी होती हैं वो देख के यू कैन फिल आउट। तब मेरे तो 1 पेज, 2 पेज, 3, 4, 5, 6 पेज भर दिए मैंने मेरी ट्रैवल हिस्ट्री। तो जितने कंट्रीज़ आप गए हो सब भर दो इसमें। ठीक है,
फिर पूछते हैं भाई कि कभी आपका रिजेक्ट हुआ है वीज़ा, तो मेरा रिजेक्ट हुआ है यूएस वाला वीज़ा, तो मैंने वो लिख दिया कि मेरा रिजेक्ट हो चुका है एक बार, ठीक है। फिर आपसे सिंपल से सवाल है, क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके हैं वो नो 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 सब कर दो। फैमिली इन्फॉर्मेशन पूछते हैं आपसे, मदर फादर का क्या करते हैं वो, इतनी ज़्यादा डिटेल्ड है ना भाई ये पूरा का पूरा। अच्छा, अब आ जाता है एंड में आपका भाई वो क्या है, हाँ ठीक है, एंड में आ जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन, मतलब डॉक्यूमेंट्स करो अपने अपलोड। तो भाई मैंने ना इसमें एक नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट पूछते हैं शुरू में, मैंने भर दिया कि आधार कार्ड हमारा नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, बट वो थोड़ा डाइसी है, कई लोग बोलते हैं कि डाल दो, कई लोग बोलते हैं मत डालो, डाल दो, हमारे पास तो डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। आधार कार्ड मैंने किया अपलोड, पासपोर्ट किया अपलोड। फिर वो फ़ंड का प्रूफ पूछते हैं आपसे, तो मैंने अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट पिछले 6 महीने की बैंक से लेके स्टैंप करवा के वो डाली, अपलोड करी। और थोड़ी सी मैंने, हाँ मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तो मैंने ना अपने इसमें ही कि भाई फ़ंड प्रूफ में अपनी एफडीआई भी डाल दी और बैंक स्टेटमेंट भी डाल दी, तो इसमें हो गया, ठीक है। फिर एक डॉक्यूमेंट आती है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि आपको सब कुछ डालना होता है इकट्ठा करके। तो अब बात करते हैं कि अब इस एडिशनल डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए। अब मेरे जो उन्होंने 2 रिजेक्शन लगाए थे, ठीक है। अब जो मैंने अगली कवर लेटर लिखी कि भाई पहले तो मैंने लिखा कि भाई आपने, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था पिछले, मैंने अभी अप्लाई किया था मार्च में, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, तो ये आपने रीज़न दिए थे, लेकिन आई वुड पोलाइटली वांट टू डिसएग्री विद द रीजंस एंड हियर आर माई एक्सप्लेनेशंस। तो एक्सप्लेनेशन में पहला रीज़न मैंने उसने लिखा था कि भाई आपके फैमिली टाइज़ नहीं है आउटसाइड ऑफ, मैंने लिखा भाई मेरे फैमिली में बस मेरे मॉम डैड हैं, वो दोनों यहीं रहते हैं और उनके साथ ही रहता हूँ मैं, एक ही घर में रहते हैं हम, और वही मेरी फैमिली है। और मैं जब इतना मतलब बचपन से इधर ही रह रहा हूँ, मैं कपूरथला में ही रहा हूँ, और अभी भी लाइक आई हैव बीन स्टेइंग इन दिस हाउस पिछले 7 साल से, तो मेरा आगे का भी यही प्लान है। तो ये तो मैंने फैमिली टाइज दिखा दिए कि हाँ भाई मेरे घर वाले दोनों रिटायर्ड हैं, मेरे पे डिपेंडेंट है, आई टेक केयर ऑफ देम, है ना, सीनियर सिटीज़न है तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम, तो मैं यहीं पे रहूँगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि ठीक है, इसके अलावा भी मेरी जो फाइनेंशियल टाइज़ हैं मेरे देश के साथ, इंडिया के साथ, वो भी हैं मेरे, ठीक है। तो मैंने क्या किया इस बार, एक सीए से जाके ना, एक उसको क्या बोलते हैं, मूवेबल एसेट्स की रिपोर्ट बनाता है सीए। तो जितने आपके पास एसेट्स हैं, गाड़ी है मेरे नाम पे, बुलेट है, जितने मेरे बैंकों के खाते हैं, जितनी मेरी एफडीआँ हैं, सब कुछ इकट्ठा करके वो मैं देखता हूँ, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट को, क्या क्या कुछ और मिस ना हो जाए। तो मैंने एक, हाँ तो मैंने बनाया मूवेबल एसेट का, सीए से बनवाना होता है, उसमें भाई हर चीज़ मैंने, हर एक अकाउंट अलग अलग से, ये अकाउंट है, ये एफडी है, और हाँ इतना कैश इन हैंड है, ये गाड़ी है मेरे पास, ये इतना मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, इतना मेरा स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, मेरे पीपीएफ अकाउंट में इतना पैसा है, और मैंने भाई सब कुछ ही लगा दिया। और फिर मैंने लगा दिया घर की वैल्यूएशन करके भी लगा दी कि मेरी घर जो प्रॉपर्टी है उसकी इतनी वैल्यू है, वो किसी आर्किटेक्ट से आपको बन जाती है जाके, तो आर्किटेक्ट को बोलो जाके भाई मुझे वीज़ा के लिए एक घर की वैल्यूएशन करवानी है, तो उसने घर की वैल्यूएशन कर दी बढ़िया, और वो भी लगा दी, और वो सीए रिपोर्ट में भी लगा दी, और साथ में मैंने आर्किटेक्ट की जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट थी वो भी चिपका दी इसमें, कि मैंने कहा तुम लो, सब कुछ ही लो तुम, अब जब तुमने रिजेक्ट करा है तो फिर अब हर चीज़ ही लो। फिर मैंने ये तगड़ा बना दिया पूरा एक, कि भाई इतनी सारा मेरे पास है यहाँ पे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे देश में जाके बसने की। तो ये फर्स्ट रीज़न मैंने काउंटर करा उनका। दूसरा रीज़न उनका था कि भाई तुम्हारा जो पर्पस ऑफ विज़िट है इट्स नॉट कंसिस्टेंट। तो उसमें मैंने बोला कि यार मेरा यूट्यूब चैनल है, इतना मतलब इतना फॉलोइंग है मेरी, और ये मैं इतने कंट्रीज़ में जा चुका हूँ, और तो जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स रहे हैं, टूरिज़्म यूके हो गया है ना, और टूरिज़्म लग्जमबर्ग का हो गया, नेपाल टूरिज़्म हो गया, जितने भी मैंने काम करे हैं बहुत सारा वो है मेरे पास जिनका मैंने काम करा हुआ है, तो वो मैंने सब लगा दिया। और मैंने बोला कि भाई मेरे पास शेंगन वीज़ा है 2 साल का, और अभी भी वैलिड है वो, और मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं है। उनको बेसिकली मतलब ना जो कोर होता है वो यही है कि भाई तुम लोग वापस आ जाओगे, तो किसी तरीके से तुम्हें ये प्रूव करना है कि भाई मैं वापस आऊँगा। तो मैंने पहले दिखा दिया कि मेरी फैमिली है यहाँ पे, फिर मेरे एसेट्स इतने सारे हैं, तो मुझे तो वापस आना ही है। और फिर मैंने उसने बोला था कि यार कि पर्पस ऑफ द विजिट इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद टेम्परेरी स्टे। उनका मतलब यही होता है कि तुम वापस नहीं जाओगे। तो मैंने कहा भाई घूमने ही आ रहा हूँ मैं तो घूमता ही हूँ। तो जैसे अभी तो मेरे केस में हो गया, आपके केस में अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री रह चुकी है पहले, तो आप लिखो कि भाई मैं ये कंट्री घूम चुका हूँ, मुझे घूमने का शौक़ है और मैं अभी भी घूमने के लिए आ रहा हूँ, मैंने आपको होटल बुकिंग दी है, रिटर्न फ़्लाइट बुकिंग दी है, और क्या चाहिए आपको।
ठीक है। तो मैंने ये सब चीज़ें लिखी कि भाई मैंने लिटरली मैंने ये चीज़ भी लिखी है, तो कि मैंने आइटनरी दी है, होटल बुकिंग दी है, सब कुछ तो दिया है मैंने। तो मैंने कहा इनफ डिटेल्स हैं ये कि मतलब प्रूव करने के लिए कि मैं टेम्परेरी स्टे के लिए ही जा रहा हूँ, टूरिज़्म के लिए ही जा रहा हूँ। ये हो गया। तो फिर मैंने ये सब लेटर चल रही है, ठीक है। तो मैंने सर बड़ी लेटर लिखी है 2-3 पेज की। फिर उसके बाद मैंने अपनी वो लगाई, ट्रैवल आइडेंटिटी लगाई कि इस दिन को मैं यहाँ जाऊँगा, इस दिन मैं यहाँ जाऊँगा, इस दिन मैं यहाँ जाऊँगा, इस दिन मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे ये घूमूंगा, ये घूमूंगा, ये घूमूंगा। फिर मैंने लगाई फ़्लाइट आइटनरी अपनी कि मेरी फ़्लाइट वो ऑब्वियसली कंफर्म नहीं है, वो ऐसे डमी टिकट होती है वो कि जाने की और आने की। काफ़ी लोग पूछते हैं कि डमी टिकट कहाँ से बुक करनी है। ऑनलाइन आप गूगल करिए, आपको कोई ना कोई मिल जाएगी, ठीक है। 500-600-700 रुपये, कुछ हज़ार कोई ले लेता है, तो डिपेंड करता है कितने चार्जेस लेता है। फिर मैंने सीए की रिपोर्ट लगा दी, फिर मैंने वैल्यूएशन लगा दी घर की, फिर मैंने बैंक की स्टेटमेंट लगाई 2 अकाउंट की अपनी 6 महीने की पिछले। फिर मैंने इनकम टैक्स रिटर्न लगा दी पिछले 3 साल की। इनकम टैक्स रिटर्न यार ज़रूर भरा करो अपनी, चाहे आपकी इनकम बिल्कुल चाहे आपका टैक्सेबल इनकम ज़ीरो है, फिर ही भरा करो आईटीआर, ठीक है। आईटीआर हर वीज़ा में चाहिए होता है। फिर मेरे पास एक गाड़ी रेंटल वाली कंपनी का वाउचर था, मैंने वो लगा दिया कि मैं वहाँ पे गाड़ी लूँगा किराए पे। फिर मैंने एक यूट्यूब का अपने स्क्रीनशॉट चिपका दिया कि देखो भाई ये चैनल है मेरा, और हम मतलब वेल एस्टैब्लिश यूट्यूबर और फलान टिमकान। तो ये सब कवर लेटर में हो गया, ठीक है। और फिर मैंने आइटनरी लगाई है, आइटनरी के बाद हाँ ये होटल बुकिंग लगाई है। तो ये सब चीज़ें ना एक ही डॉक्यूमेंट में इकट्ठी करके, तो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं पीडीएफ वाली, मर्जर, पीडीएफ मर्जर और पीडीएफ कंप्रेशन, क्योंकि ये बोलते हैं कि भाई द साइज़ शुड बी लेस देन 2 MB। अब इतने सारे पेज हैं, कितने पेज हैं ये, रुको बताता हूँ काउंट करके। हाँ ये 20 पेज हैं, तो 20 पेज को 2 MB में कैसे करूँगा मैं। तो फिर वो सब पहले एक मर्ज करके, क्या नाम है वेबसाइट का, पीडीएफ मर्जर ऐसे कुछ कुछ तो नाम है, वहाँ से हो जाता है। और फिर उसे कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने के बाद थोड़ी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, लेकिन इट्स स्टिल रीडेबल, और 2 MB के नीचे आ जाती है वो। तो ये सब मैंने कर दिया अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में। जी हाँ। तो जब पहली बार रिजेक्शन आ गया तो प्रोसेस क्या होता है, आप इनका जो पोर्टल सा होता है वहाँ पे आप अपलोड कर देते हो। फिर वो स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करोगे, वो बोलता है कि भाई आपके बायोमेट्रिक्स की डेट आपको दे देते हैं आपके नियरेस्ट VFS सेंटर में, वो दे दी। बायोमेट्रिक्स का डेट दे दी, फिर बायोमेट्रिक्स आप देने जाते हो, फिंगरप्रिंट फ़ोटो खींचते हैं आपकी, बोलते हैं जाओ घर वापस। तो आपको इसमें अच्छा ये बढ़िया चीज़ है कि आपको अपना पासपोर्ट वहाँ सबमिट नहीं करना पड़ता, पासपोर्ट स्टेज विद यू। अगर आपका जब भी उनका जो भी रीज़न आएगा कि एक्सेप्ट रिजेक्ट जो भी है, उसके बाद ही आपका पासपोर्ट जाएगा। तो फर्स्ट टाइम तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। फिर मैंने वो GCMS नोट्स निकाले, मैं सब लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में कि कहाँ कहाँ जाके क्या करना है आपको। GCMS नोट्स निकाले, GCMS नोट्स निकालने के बाद फिर मैंने तीसरी चीज़ क्या करी, दोबारा अप्लाई करा। दोबारा एप्लीकेशन में बायोमेट्रिक्स नहीं देने पड़ते, तो मेरे सिर्फ 6,600 $100 कैनेडियन लगता है, वो लगा, ठीक है। तो वो लग गया। अब जब मेरा अप्रूव होके आ गया, अच्छा अगर मतलब वो लोग बोलते हैं कि कवर लेटर कैसे लिखनी है, मैंने बता दिया आपको काफ़ी डिटेल, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो यू कैन ईमेल मी thepunjabiwanderer@gmail.com। और कुछ चार्जेस होंगे उसके, मैं जो चार्ज करता हूँ एक कवर लेटर लिखने के, तो आई कैन हेल्प यू विद दैट। ओके हाँ। तो दूसरी बार अब जब मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया, तो भाई साहब इन लोगों ने बोला कि आपको ईमेल आती है कि यू हैव अ न्यू मैसेज फ्रॉम IRCC। अब आप फिर खोल के चेक करते हो, जब आप वो चेक कर रहे होते हो ना, तब का दिल ऐसा धक धक कर रहा होता है कि क्या आया होगा, क्योंकि वो लॉगिन करना होता है, फिर 1-2 स्टेप आगे जाके आपको अंदर जाना है वहाँ पे, और फिर वो मैसेज खोलना है। तो इस बार आया कि पासपोर्ट रिक्वेस्ट। तो अगर पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई मतलब आपका अप्रूव हो गया, दे आर रिक्वेस्टिंग योर पासपोर्ट, कि उस पर वो स्टैंप लगा के देंगे। फिर मैं अपना जब पासपोर्ट देने गया यार, इस यहाँ पे VFS वाले जो हैं, जब मैं VFS गया तो वहाँ मुझे वो बंदी बोलती है कि सर ये करवा लो, अगर आप ऐसे ही करवाओगे तो आपके लगेंगे 2,000 रुपये, लेकिन इट विल टेक 40 डेज़। आप वो करा लो, प्रीमियम लॉन्च करा लो हमारी, उसका खर्चा है 3,800 रुपये, 3,700 समथिंग, तो आपका जल्दी आ जाएगा 10-15 डेज़ में। तो मैंने कहा यार मुझे निकलना था ट्रिप पे, तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, 1,500 रुपये एक्स्ट्रा हैं दे देता हूँ मैं, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं दे देता हूँ। मैंने उससे ये भी पूछा कि मैंने कहा यार तुम ये पक्का बोल रहे हो कि मेरा जल्दी आ जाएगा पासपोर्ट, सिर्फ इस तरीके से उससे नहीं आएगा। हाँ कह रहे उससे बहुत टाइम लगेगा, इससे जल्दी आएगा। तो ये लोग ये यहाँ पे स्कैम कर रहे हैं कैसे। अब मेरे पासपोर्ट को आने में फिर 15 डेज़ लगे प्रॉपर। तो इस बीच में मैंने भाई कस्टमर केयर पे इनकी ना VFS वालों को मैसेज करा कि यार
मैंने आपकी प्रीमियम लाउंज सर्विस ली है, तो मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं जल्दी आ रहा? तो बोली सर वो तो सिर्फ वहीं तक की लिमिटेड है जो आपने लाउंज ली है, बस आपको वो लाउंज के चार्जेस हैं वो, कि आप वो अच्छी से सोफे पे बैठा देते हैं आपको, आप मतलब यू डोंट हैव टू वेट फॉर द टर्न, है ना, आपकी बारी जल्दी आ जाती है, और थोड़े से वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक रखी है। तो इस चीज़ का प्लस मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें कोरियर भी इंक्लूडेड रहता है, तो कोरियर के शायद अलग से वो 500 रुपये लेते होंगे, SMS के अलग से 100 रुपये लेते होंगे, तो 2600 टाइप आपका खर्चा वैसे भी आएगा। तो इसमें आपका 1000-1200 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है। लेकिन आई डिड नॉट सी एनी वैल्यू एडिशन कि मेरे को, देखो अगर तुम भाई मेरे को वहीं पे बोल दो, VFS वाले मुझे वहीं बोल दें कि नहीं सर ये जो पैसे आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो यहीं की सर्विस जो आपको दे रहे हैं ना लाउंज वाली, इसके हैं, हमारा कुछ आगे कुछ नहीं है एम्बेसी का, वो एम्बेसी पे है कि कब आपका पासपोर्ट वापस आएगा। मेरे को चैट में बंदी ने यही बोला। लेकिन जो यहाँ के ऑफिसर थे VFS वाले, उन्होंने ये भाई, अब देखो समझ लो कि अगर रोज़ के 100 लोग आ रहे हैं तो रोज़ के 100 लोगों से अगर उनसे 100 तो नहीं ज़्यादा ही आते होंगे वैसे, अब समझ लो कि 100 लोग भी आए, सबसे इन्होंने 1000 रुपया ले लिया एक्स्ट्रा, तो कितने पैसे बन गए इनके रोज़ के? तो आपको मिसगाइड कर रहे हैं वो। ठीक है वो लाउंज दे रहे हैं आपको, उसके चार्ज एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो, लेकिन आपकी जो पासपोर्ट आने का टाइम है वो उतना ही लगेगा। तो पत्र मैंने दे दिए उनको 3700-3800 रुपये, और कर लिया अपना पासपोर्ट मेरा वही 15 डेज़ में आया। तो अब शुरू कर रहे हैं, हमारी ट्रिप शुरू हो रही है, आज क्या सैटरडे है, कल संडे, फिर मंडे को निकल रहा हूँ मैं, और ट्रिप होगी, हम यहाँ से दुबई जाएंगे, दुबई से यूरोप जाएंगे, यूरोप से कनाडा जाएंगे। तो मैंने सुना बहुत है कनाडा पे वो इमिग्रेशन में बहुत सवाल पूछते हैं, ये वो फलान का, तो कैसे रहता है उसके लिए देखते रहिए वीडियोस को, जो नीचे बटन है सब्सक्राइब वाला उसे प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको भी वीडियो मिस ना करें आगे आने वाली। एंड या दैट विल बी इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय फॉर नाउ।